भला ने भला देवे हे देवे गणपत्यानी की गांव। हाँ भला ने भला देवे देवे गणपत्या ने गांव भूखा ने भोजन मिले घना पाबूरी की नाव। फड़ शैली का जो जन्म हुआ वो 700 साल पूर्व से हमारे परिवार में शुरू हुआ है। ये ट्रेडिशनल फड़ पेंटिंग है। ये पाबूजी की कहानी पर बनाया गया चित्र है। कई सौ वर्षों से पुरानी प्रथा है कि मंदिर की दीवारों पर भी इनकी फड़ गाथा चित्रित की जाती है। ये देवनारायण का देवरा है। इसमें देवनारायण की पूरी फड़ दीवारों पर उकेरी गई है। फड़ का जो मेन सेंटर पार्ट जो है वो इन्हीं मूर्तियों के ऊपर बनाया गया है, जिसमें देवनारायण को बड़े से फॉर्म में बताया हुआ, सामने शेषनाग बना है। ये चित्रकारी मेरे पूर्वजों के द्वारा करी हुई है। तकरीबन 100 साल पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के हाथ का बनाया हुआ चित्र है और ये आज भी सुरक्षित देखे जा सकते हैं। ये तो एक स्थायी देवरा है। इसके अलावा फड़ जो हम लोग बनाते हैं वो एक चलता फिरता मंदिर है। अरे जानू भाई सूर्यास्त के साथ साथ इस फड़ को खोला जाता है। गांव-गांव में जो फड़ बांचने वाला भोपा इसको लेकर के जाता है। मतलब एक तरह से तीर्थ हो गया वो, एक तरह से मंदिर यात्रा आपके घर पर आई है। भोपे और हमारे बीच में एक तरह से जैसे बोल सकते हैं चोली दामन का साथ है। भोपे को भी फड़ बनवानी होती है तो हमारे पास आता है, हम उसके लिए फड़ बनाते हैं, उसके बदले में वो हमें पैसा देता है। वो हमें गुरु भी मानते हैं क्योंकि हम उनके अनुयायी जो हैं देवनारायण, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को हम चित्रित करते हैं। छिपा कम्युनिटी के अंदर एक हमारी गोत्र है जोशी। जोशी का मतलब ज्योतिषी भी होता है। तो हमारे पूर्वज धर्म के काम भी करते थे और किसी मंदिर में पूजा का काम भी करते हैं। और जैसे कि ये पाबूजी की फड़ और देवनारायण की फड़, ये भी एक पवित्र काम है। आदि लाचा तो सुगणारी धणीरी करी हरी आरती। ये डालना सीधा तो गुटला पड़ जाएगा। ये मैदा का स्टार्च बनाया है, इसको अभी कपड़े पर लगाएंगे और इसको पहले ठंडे पानी में मैदा को घोल के फिर उबलते हुए पानी में मिलाया गया उसका पेस्ट और फिर उसको एक उबाली लेकर के फिर इसको उतार लेते हैं। इस कलप को फिर इसमें ठंडा होने के लिए बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। 2 3 पाबूजी की फट 13 हाथ होती है। अब इसको इसमें डबल फोल्ड करके स्टार्च में डिप करेंगे ताकि क्या कि स्टार्च अंदर की तरफ नहीं जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। इस पेंटिंग को करने में हमें घर की महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहता है। रंग बनाना, रंगों को तैयार करना, कैनवास बनाना। ये पीला रंग है। पीला रंग इसी पत्थर से बनाया जाता है, इसको हड़ताल बोलते हैं। ये माइका माइन से निकलता है। इसमें अभ्रक जैसा चमक होता है। ये भीलवाड़ा के आसपास की पहाड़ियों में से हमें प्राप्त होता है।
ये पाबू जी की कहानी पर बनाया गया चित्र है और इसमें सारे ट्रेडिशनल रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, काला। लाल कलर वीरता का प्रतीक है, मेवाड़ राजपूत शैली कहलाती है। इस पेंटिंग की बॉर्डर भी रेड होती है। मेन कैरेक्टर को हम एकदम सेंटर में काफ़ी बड़ा बनाते हैं, उसका ड्रेस होता है रेड। इससे लाल कलर बनाया जाता है, इसको संग्रप बोलते हैं। हिमालय की पहाड़ियों से निकलता है ये कलर। ये सिंदूर है, इससे हम मुंडा बरना कलर बनाते हैं जो ऑरेंज कलर जैसा होता है। ये सिंदूर भी प्राकृतिक रंग है, ज़मीन से निकाला जाता है। ये नीला कलर है और इंडिको से बनाया जाता है। ये इंडिको की बहुत पहले हमारे राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट में इसकी खेती होती थी। और ब्राउन भूरा कलर जो है महलों की दीवारों, आर्च में है, इनके पिलर्स वगैरह हैं, यहाँ पे काम में लिया गया है। ये गेरू मिट्टी से बनाया जाता है। गेरू मिट्टी ज़मीन में से निकलती है, ये इसकी भी एक माइंस होती है। बाबूजी शादी करने जाते हैं तो काली घोड़ी के ऊपर सवार होकर, वो उनकी सबसे प्रिय घोड़ी थी केसर कालमी। वो बड़ी बहादुर घोड़ी होती है जो मतलब इतनी दूर तक छलांग लगा सकती है। ये काला रंग है, इसको हम लोग चिमनी के धुएं से बनाते हैं। फिर उसके साथ हम लोग पान में खाने वाला कत्था, गोंद और बीजा बोल जो एक पॉइजन होता है, वो मिक्स करके इसको हम लोग तैयार करते हैं ताकि पेंटिंग पे कभी कीड़ा वगैरह नहीं लगे। ये सारे कलर हमारे हाथ के बने हुए रंग हैं, नेचुरल कलर हैं। ये आँख में जो हीरा डालते हैं वो सबसे आखिर में डाला जाता है। उसके बाद उसमें प्राण आ जाते हैं, जैसे कि किसी मूर्ति में जीवंत हो उठती है। आँख बनाने के बाद वो पूजा योग्य हो जाती है और उस पर हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। हाँ काही रळमाळ बैठी जी चार बाईसा हिंडे बागा में एका इकीज एकला अरे बटे ना तारे सुन हंदी की जे डोर हिंडो बंदावे संपारा जाणू इकीज रू करे जात तो हिंडो ना ता नरके लड़ी इकीज गुजरात अरे बावड़ तो हिंडो नरके एक मोहम्मदी मंजी इकीज मालवो। पूर्वजों के द्वारा जो हमें मिला हुआ खाका, हम उसी की पद्धति पे इस पेंटिंग को बनाते हैं। पूरा मैप बना होता है इस पूरी कहानी का। मुंदड़ो सा मुंदड़ो बोपाजी मन का नगे आ कोई गुदड़ो यार एक पड़ियो बनवाली लोया धमड़ा रे की जे मां सातों दरवाजा, क्योंकि वो लोगों को गा करके सुनाते हैं, इसलिए कहानी तो उनको भी याद है और हमें भी याद होती है। उनको गीतों में याद होती है, हमें चित्रों में याद होती है। यार भाई कमा ए दुरिया तो हाँ दुरिया भले कमा दुरिया भले। चित्र में इस तरह का होता है कि हम लोग इस पूरा एक फड़ को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। आधे हिस्से पाव हिस्से में हमें ये चीज़ बनानी होती है, अगले पाव हिस्से में उनकी शादी ब्याह का हिस्सा बताना होता है, बीच वाले हिस्से में हमें उनकी कोर्ट और वो सीन, और आखिरी वाले हिस्से में उन्होंने लड़ाई वगैरह, उनका उनकी मृत्यु वगैरह जो भी हुआ अंतिम दौर, वो लास्ट में बनाया जाता है। ये खेलम का पूरा पैलेस है, ये उनकी माँ है, ये पिताजी है, नीचे उनका कोर्ट है, ये पूरा दरबार लगा हुआ है और ये इनके गुड़शाला है जहाँ घोड़े बंधे हुए रहते हैं। ये खेलम बगीचे में झूल रही है यहाँ पे, और ये केलम को दहेज में देने के लिए ये बाबूजी जो ऊँट लेके आते हैं लंकेश्वरिया गांव से। ये कहानी अगर मैं बनाऊंगा तो भी सीन ये इसी जगह बनेगा, मेरे बाबूजी ने बनाएंगे तो भी वो सीन इसी जगह बनाया होगा, मेरे दादाजी जी ने बनाया होगा तो भी सीन ये इसी जगह बनेगा। इससे पहले सबसे पहली पड़ बनी होगी ना आज के 700 साल पहले, तो वो सीन भी इसी जगह ही होगा। किसी घटना को वहाँ से बताएगा तो किसी घटना का यहाँ से बताएगा, तो क्या कब उससे पूरी पेंटिंग के सामने उसका मूवमेंट होता रहता है। जाजो अरे माका शरीका दली शरीका शेर में जावेला और आ माया मात्रा खवाला तो आ माया नटबाकी कोई कहीं देखा तो देखा तीजनिया देखा खोले और कहीं देखा बुलेट हो गई आगे आगे। कंटिन्यू कहानी नहीं होता, कोई पार्ट यहाँ है, कोई कैरेक्टर वहाँ है, कोई कैरेक्टर वहाँ। जो भोपे के साथ जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है उसके पास एक स्पॉटलाइट होती है जिसके दिया होता है,
जिस हिस्से को वो गा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो स्पॉट लाइट उसी को स्पॉट करेगी। जैसे थिएटर में लाइट कैरेक्टर को फोकस करती है, उसी तरह से जिस सीन को डिपेक्ट कर रहे हैं उसके सामने वो दिए की रोशनी होती थी। हमारे जो पूर्वज थे अपनी बेटी को नहीं सिखाते थे, बहू को सिखाते थे। यहाँ की आने वाली को सिखाते थे, जाने वाली को नहीं सिखाते थे। इसीलिए कला हमारे परिवार में ही सीमित रह गई अब तक, और अभी भी इसके 12-13 कलाकार जो हैं ट्रेडिशनली वही इसको काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने इसको सिखाना शुरू किया था गुरु शिष्य परंपरा से, तो अब तक कई शिष्यों को उन्होंने सिखाया, और सीखने के बाद उन्होंने सब ने अपने अपने ढंग से इसको अलग अलग, किसी ने मॉडर्न में काम में लिए, मॉडर्न स्टाइल में बनाने लगे। मैंने जो चेंजेस किया है, मैंने इसको और भी टुकड़ों में बांटा है इसको, फड़ को किसी भी एक सीन को लेकर के उसी को विस्तृत रूप से बनाया है। ये दुर्गा सप्तशती के ऊपर बनी हुई पेंटिंग है। फड़ पेंटिंग में कभी लिखा नहीं जाता था, और सबसे पहले लिखने का प्रयोग मैंने ही किया इसके साथ। इस पेंटिंग में मैंने पानी और बादल और कमल के फूल के लिए मैंने कुछ नए रंगों का प्रयोग किया है। ये गीत गोविंद के ऊपर बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और कोलाज वर्क किया है। ब्लैक एंड वाइट में मैंने 2 तरह की तकनीक का उपयोग किया है। एक में तो मैंने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल किया है पूरे में, ताकि वो चित्र एकदम से बाहर निकल के आए वाइट फॉर्म में, और एक चित्र में मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन करके और कहीं कहीं ब्लैक कलर फिगर के अंदर या गायों के सींग में या पानी के साथ फिल किया है। इसमें अपने पारंपरिक रंगों के साथ और पारंपरिक चित्र शैली के साथ कोलाज का उपयोग किया मैंने इसमें। इंद्रियों पे अंकुश इस चित्र का विषय है। इसमें कृष्ण को हाथी पर सवार दिखाया गया है। इस पूरे चित्र में हाथी की आउटलाइन कहीं नहीं दिखाई गई है। बाबूजी और देवनारायण की तो काफ़ी प्राचीन लोक गाथाएं हैं, उसमें आजकल की नई पीढ़ी का इंटरेस्ट कम होता है, तो मैंने कुछ नए सब्जेक्ट या नए थीम के ऊपर, कपड़ों के ऊपर है, पोट के ऊपर है, इस तरह से कुछ नई चीज़ें बनाना कर उन लोगों का इंटरेस्ट डेवलप किया है। फड़ ये अपने आप में एक अलग तरह का स्टाइल है पेंटिंग का, जिसमें लोगों को सब कुछ देखने को मिल सकता है। नाटक भी देख सकता है इसमें, पेंटिंग भी देख सकता है इसमें, परफॉर्मिंग भी देख सकता है, डांस भी देखने को मिल सकता है इसमें। तो ये सभी कुछ का मिला जुला एक रूप है। अरे जानू भाई